देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम संस्कृति के रक्षक हैं। जहां तक पीएम मोदी और हमारी पार्टी बीजेपी का सवाल है, तो हम संस्कृति के रक्षक हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम करते हैं। इसीलिए हमारी विचारधारा जहां भी होगी, वहां संस्कृत होगी। हमारी विचारधारा इसके साथ खड़ी रहेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय लेखों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं। उन्होंने कहा कि संस्कृत को जनता तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान का विषय है। जहाँ संस्कृत है, वहाँ संस्कृति है। ये भाषा अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का एक माध्यम है। संस्कृत को ठीक तरह से बढ़ाने की जरूरत है। जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय संस्कृति के मूल की संस्कृत आपस में मिलजुल कर रहने की बात सिखाती है। इसका साक्षात प्रमाण कोरोना काल में भी देखा गया है। देश की सारी जनता ने सरकार के साथ मिलकर इस वैश्विक संकट का सामना डट कर किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत की पढ़ाई इसीलिए जरूरी है क्योंकि भारत का ज्ञान विज्ञान इसी संस्कृत भाषा में है। उन्होंने संस्कृत के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व को भी स्पष्ट किया। विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव की शुरुआत हुई, जो 9 मई तक चलेगी। हमारे विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ शिक्षकगण, छात्रगण और संस्कृत के सभी मनीषीगण, सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका हार्दिक स्वागत। सर्वेभ्य उत्कर्ष महोत्सवे हार्दिक शुभकामना। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग आज उत्कर्ष उत्सव मना रहे हैं। इसमें मुझे भी अपने आप को शामिल करने का जो आपने मौका दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों का और आप सबका हार्दिक धन्यवादी हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, संस्कृत समझ में तो आती है, बोलना कठिन होता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरे लिए ऐसे मनीषियों को, ऐसे विद्वान जनों को उनके सामने कुछ कहना एक कठिन कार्य होगा और न्याय करना तो अति ही कठिन होगा। लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया है तो मैं ज़रूर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। राजनीतिक प्राणी होने के नाते राजनीति से ही ज़्यादा संबंध रहता है और विद्या, शिक्षा, इन सब को कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, यह एक राजनेता के दृष्टि से मेरी जिम्मेवारी बन जाती है और हमारी पार्टी की भी जिम्मेवारी बन जाती है। तो इसको भी आगे बढ़ाना यह हमारी जिम्मेवारी है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम यहाँ पर 3 विश्वविद्यालयों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसके उत्कर्ष उत्सव में यहाँ पर शामिल हुए हैं। और यहाँ आप 2 दिनों में 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप सब लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करने वाले हैं और उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। विशेष करके संस्कृत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उसको किस तरीके से जन उपयोगी बनाते हुए, जन उपयोगी तो है ही, लेकिन जनता तक वो पहुंच सके ठीक ढंग से, इस पर भी आप ज्योतिषी से जुड़े हुए, संस्कृत से जुड़े हुए विषयों और विभिन्न आयामों पर भी चर्चा करने वाले हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, मैथमेटिक्स, सबकी उत्पत्ति और जननी की जो बीज है वह संस्कृत है और संस्कृत के माध्यम से। इसलिए संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और जो हमारा गोल्डन ट्रेजर, जो हमारा पुरातन ज्ञान है,
उसको संजो के रखने वाली भाषा है तो वो संस्कृत है, और उसको प्रतिपादित करते हुए आगे जनता तक पहुँचे, इसका जो आप सब ने एक सफल प्रयास किया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और अगले 2 दिनों में आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये भी सोच रहा हूं कि जो लोग संस्कृत के इतने प्रगाढ़ विद्वान हैं, उनके सामने मैं कोई भारत की संस्कृति की चर्चा करूं तो ऐसा होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर। इसलिए मैं वो हिमाकत नहीं करूंगा, लेकिन एक वाक्य मैं जरूर कहूंगा कि जहां संस्कृत है वही संस्कृति है, और वही संस्कृति के साथ साथ विकास का जो माध्यम है, वह उसमें हम सब लोगों को एक अच्छे उपकरण के रूप में उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। मुझे यह जानकर के खुशी है कि सभी लोग, विद्वान लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि सबसे पुरानी पुस्तक और सबसे पुरानी पुस्तक जो अवेलेबल है वह ऋग्वेद, वह भी संस्कृत में, और वह संस्कृत के माध्यम से ही हम सब तक पहुंची है। इसलिए हमको यह कोई अपनी हिस्ट्री बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग अपने इतिहास को अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये अमृतवाणी भी है, देवभाषा भी है, और जिसे हम कह सकते हैं कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, इसका माध्यम है तो वह संस्कृत है। इसको भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य सुने, कितना सारगर्भित उन्होंने कहा था, और कितनी सरलता से उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जो आज हम उसको साकार होते देखते हैं। मित्रों, जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है और हमारी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, हम संस्कृति के रक्षक हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्य करने वाले लोग हैं। इसलिए जहाँ संस्कृत होगा वहाँ हमारी विचारधारा होगी, और उसके साथ खड़ी विचारधारा मिलेगी, यह मैं जरूर कह सकता हूँ। और भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय उल्लेख जो मिलते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी और प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो सर्वोच्च पद पर भारत के एग्जीक्यूटिव के रूप में बैठे हैं, वह निश्चित रूप से उसको बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं जरूर विश्वास करना चाहता हूँ। इसलिए जैसा अभी हमारे राधाकांत जी कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा काल है और इस काल का हमको उपयोग करना चाहिए, मैं आपको 2 बातें कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये सबसे अच्छा काल है और इसमें बढ़ने का पूरा स्कोप संस्कृत को रहेगा, यह हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ इसलिए ये जरूर बोलूँगा कि यह काल सदा रहे, इसकी जिम्मेवारी आपकी है, इसकी चिंता आपकी। जहाँ तक मानवता का सवाल है, संस्कृत की बहुत बड़ी देन है जिसने हमें संस्कृति के साथ जोड़ करके गूढ़ विषयों को बड़े सरलता से जनता के सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है। आज मैं जब मुझे विदेश में जाने का मौका मिलता है या कभी विदेशी संस्कृति के साथ भी जानने का अवसर मिलता है, तो मैं एक बात महसूस करता हूं कि भारत का जो मुकाबला नहीं है उसका मूल कारण अगर आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति है। और फिर मैं कहूंगा कि संस्कृति का उत्पत्ति संस्कृत से। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत से देश अभी मानवता के दृष्टि से कार्य करने के बारे में जो सोच रखते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पर है, बहुत ही धनी है। इसको मुझ जैसा व्यक्ति तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जरूर एक बात मैं कहता हूं कि यह हमारी ताकत जो है, जो रेजिलियंस है, वह हमारी संस्कृति से आता है, इसको भी हमको समझना चाहिए। बातें बहुत छोटी हैं। आपको पता चला होगा अभी कोरोना आया
तो विभिन्न देशों में इंजेक्शन ले या न ले इस पर बहस हुई। विभिन्न देशों में आंदोलन हुए कि हम इंजेक्शन नहीं लेंगे, ये हमारे ह्यूमन राइट्स को चैलेंज करता है। विभिन्न देशों में अर्थ को संभाले या मानवता को संभाले, इस पर कंफ्यूजन बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन आप देखिए, भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोल्ड फैसला लेने की ताकत प्रधानमंत्री जी की, लॉकडाउन लगा और 130 करोड़ के देश ने बिना पूछे उसको फॉलो किया लेटर ऑफ स्पिरिट में। ये हमारे देश की ताकत है। अगर उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, अगर उन्होंने कहा कि दीप जलाओ, तो कुछ लोगों को अपवाद छोड़ दें, जो जिनका काम विपक्ष में रहना है तो वो विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हैं। नहीं तो 130 करोड़ के देश ने बिना पूछे हुए इसको अक्षरशः पूरा किया। ये हमारी संस्कृति और ये हमारी ताकत, इसको भी हमको समझना है। और ये बातें बहुत छोटी, ये गौण होता है कि ऐसा यहां क्यों हुआ और बाकी देशों में क्यों नहीं हुआ। बाकी देशों में कोरोना से लड़ी सरकार, हमारे देश में कोरोना से लड़ी सरकार के साथ भारत की जनता। ये भी हमको समझना है। ये अंतर कैसे है? ये हमारी संस्कृति की देन है, ये हमारी ताकत है। मैं कई बार जाता हूं बाहर, हर एक कोई बोलता है गिव मी स्पेस, गिव मी स्पेस। मैं कई बार सोचता हूं अब इनको कितना स्पेस दी। और हमारे यहां आप एक बस में चढ़ जाइए, डीटीसी, कितने सहनशीलता के साथ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके चले हुए हैं। आओ बैठ जाओ, चलो। ये ऐसे नहीं होता है। एक पर हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी है, आर्थिक विषयों के परामर्श करने वाले हमारे भाई साहब भी हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं यहाँ यह जरूर कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी घटना तो है ही कि तीनों विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन इससे बड़ा विषय यह है कि यह प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट की, सोच की, कमिटमेंट का यह प्रदर्शन है। इसको भी हमको समझना चाहिए, यह उसका रूप है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों पहले नहीं हुआ? क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले नहीं बनी? क्यों आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है? अगर हमको समय, अगर प्रधानमंत्री जी को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से देखना तो कहते कि पहले एक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा विश्वविद्यालय बनाए। तीनों के तीनों विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया, इसलिए कि उनके विचार में संस्कृत को महत्व देकर के आगे बढ़ना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसी में से जब नीयत साफ होती है तो नीति साफ बनती है। जब नीयत साफ है, स्पष्ट है प्रधानमंत्री जी की, तो नीति भी स्पष्ट है। और नीति को जमीन पर लागू करने वाले कार्यक्रम के रूप में आप सब मनीषी लोग हैं जो उसको पूरा करेंगे और संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपसे मैं एक बात और कहकर के बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे कुलाधिपति और बाकी सब लोगों ने अपना वक्तव्य रखना है। जहाँ तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, एक तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि चाहे नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये दोनों ही पॉलिसीज 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर काम हुआ। लोगों को जोड़ा गया, समावेश किया गया, सबके विचार सुने गए, लाखों में सजेशंस आए, हजारों में उसको जोड़ा गया और जोड़ने के बाद ये हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई। मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कि दोनों ही पॉलिसीज, नीतियां हमारे वो भारत के को ध्यान में रखते हुए कोई विदेशी नीति नहीं है, ये भारत की जमीन से और जड़ों से जुड़ी हुई नीति है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है, एक बहुत अच्छी नीति बनी और उसमें भाषा के बारे में और भाषा में संस्कृत का जो स्थान दिया गया है और संस्कृत के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई है और चर्चा हुई है, और चर्चा होने के बाद